बालाजी। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है आप लोगों को देखना होगा सबसे पहले, तब जाकर के इसका इंट्रोडक्शन और भी कुछ बातें समझ में आएगी। तो हमारे पास था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर चल रहा था हमारे पास, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण मतलब कि केमिकल इक्वेशन के बारे में। और इसमें हम लोग ने डिफिनेशन हमने दिया था, अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है उसको रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि जब सोडियम सल्फेट में पोटेशियम डाला जाता है, जब सोडियम सल्फेट में पोटेशियम डाला जाता है तब पोटेशियम सल्फेट, तब आपका पोटेशियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। और वो क्या हो जाएगा, समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले कि देखिए भाई साहब, ये रहा हमारे पास सोडियम सल्फेट और अगला जो है हमारे पास रहा पोटेशियम। क्लियर है? अभिकारकों को ऐसे दिखाते हैं और फिर जाकर जब आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट और फिर जाकर के हाइड्रोजन गैस बन गया। थोड़ा इसमें डालिए, तो हाइड्रोजन गैस बन गया। तो इससे पहले आप लोगों को सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना होगा, जो इस तरीके से है Na2SO4। और फिर जाकर के पोटेशियम है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे K, इसका संकेत, सबको संकेत के रूप में लिखेंगे। पोटेशियम सल्फेट का फिर फॉर्मूला K2SO4 और फिर जाकर के हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, बताएंगे हम बैलेंस क्यों किया जाता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस कैल्शियम करके, तब आपको क्या लिखना होगा वहां पर, कैल्शियम सल्फेट और प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस। ये इस तरीके से है। तो इसको सांकेतिक रूप में लिखने के लिए आपको पता है, इधर स्लाइड आ रहा है क्या, यहां से क्या हो जाएगा H2SO4 और फिर जाकर के कैल्शियम के लिए हो जाएगा Ca और कैल्शियम सल्फेट का पता है आप लोगों को CaSO4 होता है और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो नहीं दिख रहा ना उसमें, हाँ शेडो, अच्छा कोई बात। तो इस तरीके से देखा गया कि ये जो है ये इसको हम लोगों ने समीकरण के रूप में लिखा। अब आपके दिमाग में क्या बातें आएगी कि रासायनिक समीकरण में ये जो कुछ संकेत उपयोग में लाए जा रहे हैं वो संकेत कौन कौन से हैं। तो रासायनिक समीकरण में जो संकेत उपयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए, ये प्लस वाला साइन कहाँ लगता है,
तो इसका जो होता है कि ये दो अभिकारकों, याद रखिएगा, ये दो अभिकारकों एवं उत्पादों के भी बीच में लग सकता है। दो अभिकारक और दो उत्पादों के बीच में लग सकता है। ये जो एरो का साइन है, ये जो तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो है हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। ठीक है। फिर इसमें कुछ अवस्थाओं के लिए भी सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसे जी गैस के लिए, फिर जाकर के एल ये आपका लिक्विड के लिए, लिक्विड मतलब द्रव के लिए, और ए क्यू ये जो है एक्वा सॉल्यूशन के लिए, मतलब जलीय घोल के लिए, एक्वा सॉल्यूशन के लिए। फिर इसके बाद एस लिखा जाए तो इसका मतलब कि ये भाई साहब सॉलिड के लिए यूज किया जा रहा है। अगर एरो का साइन अगर ऊपर की ओर हो तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर गैस का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और फिर अगर एरो का साइन नीचे की ओर है तो इसका मतलब कि कोई चीज तल्ली में क्या हो गई है, तल्ली में बैठ गई है। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण में ये सारे सिंबल यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ इसको अगर इस तरीके का सिंबल हो, डेल्टा टाइप का या ट्रायंगल टाइप का, तो इसको बोलते हैं कि ये इसमें हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है। अब आइए एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं किस तरीके से रासायनिक समीकरण में जो संकेत उपयोग में लाए जाते हैं वो संकेत कौन कौन से हैं और क्या क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा CaCO3 और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और फिर जा करके यहाँ पर मैंने ये वाला सिंबल दे दिया, और फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इन सब का अर्थ समझेंगे। इससे आपको क्या जानकारी प्राप्त होती है, इससे यही जानकारी प्राप्त होगा। देखिएगा ध्यान से कि CaCO3, पहले तो मैंने आपको पढ़ना सिखलाया था पहले भी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैंने ब्रैकेट करके रखे हैं एस मतलब कि सॉलिड, ठोस अवस्था में है। कैल्शियम कार्बोनेट जो ठोस अवस्था में है, इसको हीट किया जाता है, कहने का मतलब गर्म किया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CaO बन करके आता है, वो भी सॉलिड स्टेट में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर की ओर क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए जाने वाले संकेत हैं। एक चीज और देख लीजिए, यहां पर क्या हो पाता है कि ये तीर का चिन्ह ऐसे है और फिर ऐसे है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को उत्कर्मणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहने का मतलब इस तरीके के चिन्ह को जो है उत्कर्मणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब अभिकारक से उत्पाद बना और फिर उत्पाद से अभिकारक। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण से क्या क्या बातें पता चलती है। पहले डेफिनेशन, रासायनिक समीकरण जो है अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है उसको रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। उसमें ये सब सिंबल यूज किए जाते हैं। अब इसको आप लोग उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के बारे में। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, हम लोगों के पास आज चल रहा है क्या, पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि अभिकारक से उत्पाद बनते समय ना ही द्रव्यमान का नया निर्माण हो पाता है और ना ही उसका विनाश हो पाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी मम्मी घर में 2 किलो आलू का खाना सब्जी बनाई। ठीक है, ऐसा थोड़े होगा कि आलू जो है वो 5 किलो हो जाएगा सब्जी जो बन करके हुआ। ऐसा होता तो सब लोग ऐसा ही करते। ठीक है, इस पर नहीं जाना है।
तो इसी तरीके से इसमें बोलता है कि भाई साहब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है जितने अभिकारक डाले गए उतने ही उसमें उत्पाद निकलेंगे। द्रव्यमान का ना ही नाश होता है और ना ही बनाया जा सकता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया कि ये H2 है और यहाँ पर O2 है और यहां से जो निकल करके सामने आया वो क्या निकला, H2O निकला। तो यहाँ पर इसके अगर द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। कुछ रहा होगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 गुने 16 आपको पता है और ये 2 गुने 1, तो ये मान लीजिए यहाँ पर 32 डाले और यहाँ पर 2 डाले तो कुल मिलाकर के आपने 34 डाला और यहाँ पर निकल कितना गया 18। कुल मिलाकर के जो है 16 यूनिट चला गया। तो भाई साहब ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का ये समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन करता है। कैसे उल्लंघन करता है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना डाले उतना निकला। मान लीजिए 2 को प्याज तो 2 को प्याज और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 डाले लेकिन ऑक्सीजन 1 निकला। तो इस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार तो हमें यह पता है कि जब अभिकारक में जितने भी द्रव्यमान रहेगा उतना ही उत्पाद में रहेगा। तो इस तरीके के समीकरण को हम लोग बोलेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण मतलब अनबैलेंस। कैसे पता करते हैं, प्रत्येक तत्वों को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 तो 2, ऑक्सीजन 2 तो 2 सॉरी 1। तो इस तरीके से ये होता है, तो इसको संतुलित करना होता है। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का क्या बाबू संतुलन, कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों आवश्यक है, सुन लीजिए, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन ना हो इसलिए। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। अब हम लोग 5-6 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन से जुड़ी हुई सवाल होंगे। तो पहले तो संतुलन करने से पहले ये देख लीजिए कि असंतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ये है। अब देखिए फिर से इसको लिखिए, क्वेश्चंस अलग चलेगा और आंसर इसका अलग चलेगा। तो ये जैसे H2 है और यहाँ पर O2 है और ये हमारे पास H2 है। तो जो पहले अनबैलेंस है उसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। जो पहले अनबैलेंस है उसको बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 2, ये हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन 2 है ना, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो जिधर कम रहेगा उधर से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। फिर से देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी का 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए, जिधर कम पड़ेगा वैसा ही। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट में जब यहाँ पर सोडियम डाला गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनकर के आया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और भाई साहब H2 बनकर के आया। अब इस बात को ऐसे देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट है, एक एक तो मिलाइए, हाइड्रोजन 2 तो 2, फिर सल्फेट सल्फर 1 तो 1, ऑक्सीजन 4 तो 4, लेकिन सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो आप क्या कीजिए यहीं पर बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए H2 है और यहाँ पर N2 है और बनकर के क्या आया भाई साहब, NH3 बनकर के आया, ठीक है। तो H2 है और यहाँ पर N2 है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले यहाँ पर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6 गो। तो यहाँ पर 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा एल्युमिनियम सल्फेट में हमने क्या डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया और हमारे पास क्या बनकर के आ गया CaSO4 और ये भाई साहब एल्युमिनियम। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, उसको थोड़ा ये कीजिएगा ना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ बंद कर दीजिए। देखिएगा एल्युमिनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम है, तो एक एक को मिलाइए। यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है तो 1 है, यहाँ पर सल्फेट कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 1, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दिए। आप देखिए अब कैल्शियम कितना हो गया 3,
तब इसमें 3 से मल्टीप्लाई। बालासर बिहार वाला जो टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी बैलेंस करे हुए मिलेंगे। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बालासर बिहार, ये मेरे ही नाम से जो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से जो है ये है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो टाइप्स देखने जा रहे हैं, और वो कौन कौन सा टाइप देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे भाई साहब संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हम लोग देखने जाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। चौथे नंबर पर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, और पांचवें नंबर पर चलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया पर। और भी बीच बीच में अभिक्रियाएं आती रहेंगी तो उसको हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, इसको ऐसे रखते हैं, बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अभी मैं आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, दिख रहा है इसमें। अभी मैं आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ क्या करूंगा कि समझा दूंगा। और इसके जो पीडीएफ है आप लोगों को, इसका ये कहाँ पर है क्या, हाँ, इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को ऑलरेडी बालासर बिहार वाले चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। तो वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरे ही चैनल से ये है। चलो अब आप समय आपका खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन क्या है सुन लीजिए। जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिल करके एकल, माफ कीजिएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद देते हैं, तो उस तरीके की व्यवस्था को, इस तरीके की अभिक्रिया को एकल या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद देते हैं। इसको अगर सांकेतिक रूप में लिखना हम लोग शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा, A + B AB। नहीं समझे? तो जैसे कि आपसे बोला कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे कि बहुत देर से हम एक ही एग्जाम्पल उठा रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। अब आपको तो पता चल गया होगा। तो यहाँ पर दो अभिकारक था लेकिन एक ही उत्पाद निकला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर दो उत्पाद था, एकल अभिकारक, माफ कीजिएगा, दो अभिकारक था, एकल उत्पाद मिला। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है भाई साहब, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बैलेंस मैंने कर लिया। तो इस तरीके से देखा गया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में आप अगर गए तो क्या बस इतना ही आपको याद करना होगा, हमको उदाहरण देना है। सर कैसे उदाहरण देंगे, घबराइए मत। यहां पर देखिए, अब जैसे आपको एग्जाम में उदाहरण देने के लिए बोलेगा, आप क्या करो, कोई भी धातु उठा लो, उसमें ऑक्सीजन डाल दो। जाहिर सी बात है वहां से क्या निकल करके आएगा, आप लोगों को धात्विक ऑक्साइड निकल करके सामने आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सोडियम में ऑक्सीजन डाल दिया आपने, कैल्शियम में ऑक्सीजन डाल दिया,
एल्युमिनियम में ऑक्सीजन डाल दिया। क्लियर है? तो यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, Na2O, यहां पर CaO और यहां पर Al2O3। अब चलते हैं बैलेंस की ओर। यहां पर 2 है तो सोडियम को मैंने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो 2 से, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा भाई साहब। कैल्शियम यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 1 है, ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। यहां पर 3 को एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, 3 ऑक्सीजन है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी का 6 और ये 2, फिर यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, 4 कर दिए। देख लीजिएगा, 4 एल्युमिनियम, ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन भी 6। इस तरीके की जो हम तो मेन बात यहाँ की कर रहे थे कि धातु और ऑक्सीजन जब आपस में मिला तो क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड। अब ऐसे ही आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर हम धातु प्लस क्लोरीन कर सकते हैं, जी। धातु प्लस हम लोग सल्फर कर सकते हैं, जी। अब आपको समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण आपके पास बहुत ज्यादा है। चलिए, इतनी तो बात क्लियर हो गई। टाइम है ना, कितना टाइम है इसमें? अब हम लोग अगली बात करेंगे बाबू वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आप ऐसा समझिए कि यहां पर अरेंज मैरिज हो गया है, 2 लोग एक साथ मिल गए, अरेंज मैरिज। अब देखो ये समझ में आएगा, बड़ा मजेदार चीज बात बोल। यहां पर क्या हो गया बाबू, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे सर लगता है कि अब शादी टूट गई जिसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ये पहले जो जोड़ी थी, अब ये जोड़ी टूट गई। अब ये जोड़ी क्यों टूटी, अब ये तो बात कोई अलग बता देगा भाई साहब। तो यूं बोल सकते हैं कि जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया के क्या है, विपरीत है। अब चलिए उसका डिफिनेशन सुन लीजिए, मैंने फिर बोला वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा कि जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए CaCO3 को हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है भाई साहब, क्या बन जाता है, CaO और ये CO2। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर? अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला नंबर देख लीजिए, जिसको हम लोग ऊष्मा वियोजन के नाम से जानते हैं। ऊष्मा वियोजन बोल सकते हैं या इसको ऊष्मा शोषी के भी नाम से जान सकते हैं। भाई साहब जिस अभिक्रिया को कराने के लिए, मतलब वियोजन को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा वियोजन बोलते हैं। क्लियर? यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर है भाई साहब वैद्युत अपघटन। इसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटन का मतलब टूटना होता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, ऐसे समझाते हैं आप लोगों को कि ये एक, भाई साहब देखो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया कि एक ये पानी का टब ले लिया गिलास है भाई साहब, ये गिलास है और ये गिलास है मतलब शीशा है और इसमें मैंने पानी भर दिया भाई साहब। लो मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया और फिर मैंने इसमें डाल दिया 2 मेटल। 2 मेटल वैसे जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। ये रहा आपका प्लस और ये रहा आपका माइनस। ये लो मैंने स्विच वगैरह भी लगा दिया भाई साहब। ठीक है, और ये प्लस है और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें मैंने नमक घोला, NaCl घोला मैंने, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बिजली दूंगा इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब, जो पॉजिटिव के साथ है उसको बोलते हैं एनोड और जो नेगेटिव के साथ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड के नाम से जानते हैं। तो ये नमक को जब हमने पानी में डाला, पानी में डाल करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इस तरीके से ये क्या हो गया, टूट गया, Na+ में और क्लोरीन माइनस में। मतलब कि अपघटन की अभिक्रिया को कराने के लिए अगर बिजली की आवश्यकता होती है तो उसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? और अगर प्रकाश की आवश्यकता हो तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जानेंगे।
आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल देंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? टाइम है ना अभी? ठीक है, कितना मिनट है? बहुत ज्यादा है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो ये तो हो गया तलाक। देखो यहाँ पर मैरिज हुआ, यहाँ पर तलाक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो तीसरा जो अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा इसको पूरा रफ करते हैं, चाहे हाँ इसको रफ करते हैं। आप लोग तो उतार लिए होंगे। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं अगले अभिक्रिया के बारे में, जिसका नाम है भाई साहब, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा संयोजन में, कि जब A प्लस बी कराए तो ए बी हो गया। ऐसा नहीं कि ये होता है, ये बी क्या है सर? अब ए बी को हम लोगों ने तोड़ दिया किसमें? ए और बी में। अब यहां पर इस व्यवस्था को देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये कुछ इस तरीके से है, ए और बी में बहुत अच्छा दोस्ती था, और एक भाई साहब सी आ गए, ए सी के साथ मिल गए और ये रहा बी को बाहर कर दिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि शादी है कि तलाक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं, कुछ हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देख लेते हैं कि यह आपका हाइड्रोजन सल्फेट है, H2SO4 है, और इसमें मैंने डाल दिया भाई साहब सोडियम। बहुत अच्छी दोस्ती है हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रोजन से। अब इसमें एक नया आदमी की एंट्री हो जाता है जिसका नाम क्या है? सोडियम। मतलब नए तत्व की एंट्री हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम के नाम से जानते हैं। अब ये भाई साहब सोडियम जो है ये क्या करते हैं? सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को हटा देते हैं उसके दोस्ती से। ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में हैं, दोस्ती में हैं, और आपसे ज्यादा कोई आ गया और ले गया आपका। अब जो भी ले जाए, आपका दोस्त ले जाए, गर्लफ्रेंड ले जाए, कुछ भी लेकर चला जा सकता है। इसीलिए एक याद रखिए कि छोड़िए अब क्या बताए आप लोग को। यहाँ पर देखते हैं H2SO4 सोडियम है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ये बैलेंस से कर लेते हैं। तो क्या देखने को मिला कि सोडियम भैया जो है वो किससे जी? हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा किससे क्रियाशील है। तो एक आप लोगों को ये वाला जो है चार्ट याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर जाकर के है सोडियम, फिर जाकर के का यहाँ पर मांगे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। फिर क्या मांगती है? एसएन, पीबीएच, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, फिर सीयू, एजी, एयू, ठीक है, ठीक है। तो यह है का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, पीबी, और फिर जाकर के हम क्यों आगे आऊं, ये आप लोग को पता चल गया होगा। एयू का मतलब होता है गोल्ड, एजी का मतलब होता है सिल्वर, और सीयू का मतलब होता है कॉपर। बाकी एसएन का मतलब होता है टीन, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे अधिक क्रियाशील है ये वाला एलिमेंट, अधिक क्या है? क्रियाशील है। और इसके बाद आप नीचे की ओर जाइएगा तो क्रियाशीलता आपकी घटेगी, मतलब पोटेशियम का सोडियम, माफ कीजिएगा, सोडियम का पोटेशियम से कम है, कैल्शियम और कम, मैग्नीशियम और कम, एल्युमिनियम और कम, ऐसे ही। तो भाई साहब हाइड्रोजन लपेटे में आ जाते हैं बार बार। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने कैल्शियम डाल दिया, क्या होगा? पता चल गया आप लोगों को
कि यहां पर क्या देखने को मिला कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कैल्शियम क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो भाई साहब हाइड्रोजन, कैल्शियम बोलेगा हाइड्रोजन से कि तुम हटो, मेरी दोस्ती किससे हो गई, कैल्शियम क्लोरीन से, और जब दोस्ती बनेगी तो CaCl2 बनेगी, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा कैल्शियम सल्फेट में मैंने सोडियम डाल दिया, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस, और ये कैल्शियम। देखो तुमने किसी से ये किया ना, तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कभी। यहां पर देखिए कि अगर HCl में मैंने Cu डाल दिया तो क्या होगा, तो बन जाएगा भाई साहब CuCl2 और प्लस H2। ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो कॉपर जो है वो ज्यादा कम क्रियाशील हाइड्रोजन से, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी लग गए, तो ये चीजें क्या हो जाएगी गलत, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग H2SO4 में फिर क्या डाल दो, मैग्नीशियम। अब आप बता सकते हो भाई साहब MgSO4 बन जाएगा और यहां पर बन गया हाइड्रोजन। अब अगले दिन हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट 3 लेकर के, जिसमें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया और आगे के जो टॉपिक होंगे उसको देखेंगे। धन्यवाद।